तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का 2.2 का टॉपिक है, गैल्वेनी सेल है। अब कन्फ्यूजन हो जाता है, चाहे वो गैल्वेनी सेल हो, चाहे वोल्टी सेल हो, और चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, वो एक ही चीज़ कहलाता है, ठीक है ना। और चाहे डेनियल सेल है तो उसका उदाहरण है। तो यहाँ पर अभी हम गैल्वेनी सेल देख रहे हैं, लेकिन जो ये हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अर्ध सेल की अभिक्रिया, जब आप डेनियल सेल बनाए थे तो उसमें देखे थे कि इसमें दो बर्तन थे ना, ये इस तरह से संरचना थी। कैसा भी चित्र बना सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें हम क्या डुबा दिए थे? जिंक। क्या डुबाए थे? जिंक। ये जिंक किस अवस्था में था? सॉलिड। और इसमें जो है जिंक का लवण है, तो इसमें जिंक का 2+ आयन होता है। लवण में क्या होता है? 2+ आयन, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिए थे बताओ तो? ये लिखे थे कॉपर। ये कॉपर है और कैसा है? सॉलिड है। और इसमें होता है Cu2+ आयन इसके विलयन में। ऐसा लवण लेते हैं जिसमें इसका आयन होता है। और बीच में हम किससे जोड़ दिए थे? ये क्या कहलाता है? लवण सेतु, ठीक है। बस ये तो बन गया यार। ये प्लस का काम करता है, ये किसका काम करता है? माइनस का काम करता है। यही ना सेल है। अब बनाया डेनियल सेल हूँ, लिखा यहाँ गैल्वेनी सेल है। पूरा कर्म धर्म किसका है? डेनियल का। तो कन्फ्यूजन में मत होना। गैल्वेनी सेल आ जाए, विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, वोल्टी सेल आ जाए, डेनियल सेल आ जाए, सब यही डेनियल सेल का करना, ठीक है। तो अर्ध सेल का मतलब ये है, यदि एक तरफ का हम ले ले तो आधा सेल ये कहलाया, उस तरफ का ले ले तो आधा सेल ये कहलाया। तो पूरा सेल बनाने के लिए आधा आधा क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो ये भी क्या कहलाया? एक है अर्ध सेल। और ये भी क्या कहलाया? एक अर्ध सेल। और दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पूरा सेल। अब उसको हम सीधे सेल ही कहेंगे, है ना। तो हमको ये पता करना है कि इसमें क्या अभिक्रिया हो रही है और इसमें क्या अभिक्रिया हो रही है। दोनों अर्ध सेलों को हम क्या निकाल रहे हैं? अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये सेल की पूरी अभिक्रिया है, दो अर्ध सेल में बटी हुई होती है। सबसे पहला है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण का होता है जब कोई पदार्थ अपने आयनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये जिंक सॉलिड है ना, तो अपना ये घुलता है, थोड़ा सा जिंक किस में डाल देता है? विलयन में। और इसमें क्या दे देता है? Zn+2 आयन। दो आयन निकालता है, माने दो इलेक्ट्रॉनों का ये क्या करता है? त्याग करता है। और ये भी जान लो, ये एनोड का काम करता है। एनोड वही होता है जिनमें ऑक्सीकरण हो। मान लो ये दो राड हैं, अब हम इसको किस में एनोड कहेंगे और किसे क्या कहेंगे? कैथोड। जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, या इसको ये भी लिख सकते हैं एनोड पर अभिक्रिया। ये क्या कहलाएगा? एनोड पर अभिक्रिया, ऐसा है, ठीक है। तो ये समीकरण हो गया। तो यह जिंक के इलेक्ट्रोड पर होती है। ये जो ठोस वाला जिंक है ये घुल करके और इसमें चला जाता है विलयन में, ठीक। अब यहाँ पर है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन वो होता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, उसको क्या कहते हैं? अपचयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2+ हुए, ये पार होकर के इसके भीतर जाएंगे तो कॉपर उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण। ये जो कॉपर 2+ है ना, यदि इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ठोस बन जाएगा, इसमें जाके ये चिपकना चालू, ये घुलता रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? कॉपर बढ़ता रहेगा। दोनों चीज समझ में आ रही? यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है? घुल रहा है। कॉपर इसमें निक्षेपित हो रहा है। तो इसमें कॉपर ये है कि ये क्यों निक्षेपित हो रहा है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करता है। ये आयन है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बन जाता है? ठोस, ठीक है। और ये ठोस है, ये घुल करके किस में बदल जाता है? आयन में। दोनों काम समझ में आ रहा है? ये घुलते जाता है तो इसमें Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन देते जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं तो ये इसको लेते जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यह क्रिया कहाँ पर होती है? कॉपर इलेक्ट्रोड में। अपचयन की अभिक्रिया कहाँ होगी? कॉपर इलेक्ट्रोड में। तो देखो कॉपर Cu2+ है,
किसमें है, ये विलयन में घुला हुआ है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं जो कॉपर के पास, जो जिंक ने छोड़ा है। अब उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये क्या बन गया, सॉलिड, क्या बन गया, ठोस। जैसे ये Cu+2+ है, अब ये ठोस बन गया, इसमें जाके फिर ये जमा हो जाता है, इसमें जाके चिपक जाएगा, ठोस में जाके चिपक जाएगा। ठीक है। अब जहाँ पर अपचयन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अपचयन जहाँ होगा उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को संयुक्त कर दें, पूरा दोनों अभिक्रियाओं को मिला दें, तो कैसे अभिक्रिया बन जाएगा, देखो इसको जोड़ करके हम लिख देते हैं। चलो यहाँ पर नहीं लिखा है, पर मैं इसके पूरी अभिक्रिया को इकट्ठा कर दूं। यहाँ पर मैं लिखूं कुल अभिक्रिया, सेल की क्या लिख दूं, कुल अभिक्रिया। तो कैसा लिखते हैं भाई, इसका इधर का देख लो क्या लिखा है, Zn+, तो ये मैं लिख दिया Zn, ये ZnS हो गया। और तीर के इधर का भी ये लिखो, ये क्या लिखो, Cu2+, प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, Cu2+, और ये किस में है, एक्वस। एक्वस का मतलब घुला हुआ पानी में। ठीक है। जो दोनों में हो उसको नहीं लिखते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, इसको ना लिखेंगे। अब बराबर के उधर का देखो, तीर के उधर का, इसमें क्या बचा, Zn, हाँ, तो क्या हो जाएगा Zn2+। ठीक है, किस में है, एक्वस, ये घुल रहा है, प्लस अब इसमें देखो इस तरफ का, और ये हो जाएगा Cu, और ये हो गया S। इसकी कुल अभिक्रिया हो गई सेल की। तो आधी अभिक्रिया या आधी अभिक्रिया, दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, कुल अभिक्रिया। जोड़ने का तरीका ये है कि तीर के इधर का इसके लिखो, तीर के इधर का इसको लिखो, जो दोनों में दिखे उसको ना लिखो, फिर तीर लगा दो, फिर तीर के बाद का उधर का लिखो, इसको लिखो, सेल की अभिक्रिया बन जाती है ना। चलिए, अब ये कहलाता है रेडॉक्स कपल। माने ये जो दोनों अर्ध सेल हैं, दोनों भागों के अर्ध सेल को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कपल या युग्म। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। इनके बीच आदान प्रदान हो रहा है, इन जोड़ों के बीच, तो ये क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स। माने एक में ऑक्सीकरण होता है, एक में रिडक्शन होता है, और दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स का युग्म बोलते हैं। सेल का ये रेडॉक्स युग्म हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल कहते हैं, और जिंक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, क्योंकि कॉपर में अपचयन हो गया और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं गैल्वेनी सेल की बनावट। तो चित्र तो कल देखे थे यार, वही चित्र को तो बोलना आया है ना। जो अर्ध सेल होता है वो अपने इलेक्ट्रोड के साथ किस में डूबा होता है, विलयन में। चित्र बना दूं, बताओ अब मैं कैसे कैसे बनाऊं। पहले क्या बनाऊं, 2 ठो बर्तन बना देता हूं। ये 2 बर्तन बना दिया, फिर क्या बना दूं, इनमें 2 ठो इलेक्ट्रोड बना दिया, ये इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है। फिर दोनों के बीच से मैं क्या कर दिया, मान लो ये जोड़ दिया। इसमें क्या लिख दोगे, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर है, और इसमें जिंक का क्या है, लवण, और ये भी जिंक का क्या है, लवण। यही तो बनावट लिखना आया है। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक अर्ध सेल में एक धात्विक इलेक्ट्रोड अपने वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबा होता है ना। तो यही तो लिखा है कि प्रत्येक अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, प्रत्येक अर्ध सेल में धातु का क्या जुड़ा, इलेक्ट्रोड अपने विलयन में डूबा होता है, जिंक वाला जिंक के विलयन में, और वो कॉपर के विलयन में। ठीक, इस तरह की संरचना है। बाह्य संयोजन, बाहर हम क्या करते हैं, एक तार के माध्यम से, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इसको इस तार के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो धारा बहने लगती है। ठीक है। और इसमें साथ में जोड़ सकते हो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे पता चलता है कि कितना वोल्ट है इसमें, है ना। इसके विभव का मान पता चलता है। जैसे अब घरों में 220 वोल्ट है, तो तुम देखने से थोड़ी ना जाओगे, करंट छू लूँ पता चल जाएगा वोल्ट है, उसका मीटर आता है, उससे ना पता चलेगा। अभी नीचे जाओगे तो जहाँ सबमर्सिबल पंप लगा है उसका स्टार्टर देखना, उसमें वोल्ट मीटर और मीटर दोनों लगा है। जो वोल्ट मीटर उसमें भी लिखा है वो वोल्टेज नापता है, और जिसमें ए लिखा है वो क्या है, एमीटर, वो करंट नापता है। ठीक है, उसको देख सकते हो। अब आंतरिक संयोजन कैसा होता है, दोनों आंतरिक संयोजन किससे जुड़े होते हैं, लवण सेतु से। ठीक है। अब कुछ विशेष परिस्थिति जो आजकल के सेल बनते हैं,
इस तरह से अलग अलग नहीं बनते। यदि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में डूबे हों तो लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो अभी मैं अलग अलग बनाया था ना, इसी में मैं जिंक का रख दूं, इसी में कॉपर का रख दूं, तो ये दोनों में लवण सेतु की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही विलयन में यदि डुबो देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या कहता है ना। तो क्या है, साम्यावस्था पर आवेशों के पृथक्करण हो जाता है, माने जो भी आवेश हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्ट के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जिंक ही है, ये टूट करके Zn क्या बन गया, 2+ बन गया, तो इसके बीच दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, हाँ, तो ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये घुल के किस में चला गया, विद्युत अपघट्ट में। तो सीधे समझो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्ट के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड का विभव कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखो, जब अर्ध सेल अभिक्रिया में शामिल सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल कितनी हो, 1 मोलर हो या 1 इकाई हो, तो उस विभव को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मान के चलो यहाँ पर जब हम विलयन लेते हैं, वो विलयन कितना हो, 1 मोलर सांद्रता का हो, तब इस अर्ध सेल का जो विभव होगा वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। तो ये समझ सकते हो कि यदि विलयन का या वैद्युत अपघट्ट का जो सांद्रता है 1 मोलर हो, तब उसके विभव को क्या कहा जाता है, मानक। और यदि एक मोलर सांद्रता ना हो तो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब IUPAC नियम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही अब मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। अब अभी देख रहे थे कि सेल में 2 चीजें थी, यहाँ कॉपर में क्या हो रहा था, अपचयन, और जिंक में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब सेल का विभव किसे मानोगे, ऑक्सीकरण वाले को कि अपचयन वाले को। इसमें भी इलेक्ट्रोड का विभव है, इसमें भी इलेक्ट्रोड का विभव है, तो जिसमें अपचयन होता है उसके विभव के ही मानक विभव माना जाएगा। आज के समय में IUPAC सिद्धांत के अनुसार ये कहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का विभव ये भी कहलाएगा, इलेक्ट्रोड का विभव ये भी कहलाएगा, लेकिन जो अपचयन वाले के साथ हो रहा है उसको हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव।